मौजूदा सरकार है, दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप? दिन रात का अंतर है। सड़कों का जाल इतना बिछा दिया है, आप कहीं से कहीं भी जाओ तो सड़कें बहुत अच्छी है। लोग बाग चाहे तो जिस योजना को चाहेंगे उस योजना का फायदा उसको मिलेगा। जो जागरूक है उनको फायदा मिल रहा है। आवास विकासी के तहत हमें बेनिफिट मिला है। अब तो चोरी जारी छुट रही है। यहाँ जो अब क्राइम जितना चल रहा था, क्राइम खत्म है सब। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। कल आपने चौपाल चर्चा में देखा हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर ब्लॉक में माहौली गांव में चौपाल चर्चा में कितने किसानों ने हिस्सा लिया। साथ ही हमने रुख किया पहले मंडी का और एफपीओ के जरिए नाबार्ड किस तरीके से किसानों को मदद कर रहा है। अब आइए इस जानकारी के सफर को आगे बढ़ाते हैं इसी चौपाल पर। पहले आपने जाना कि किस तरीके से एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन जो हैं वो किसानों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, और यहाँ आपने देखा कि जो जानकारी है वो पूरी तरीके से हमारे किसानों को, लेकिन कहीं अगर ये जानकारी नहीं है तो वहाँ तक भी जानकारी पहुँचनी चाहिए। आपको भी और ज़्यादा जानकारी हम देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव हैं। 50% से भी ज्यादा लोग इनसे ही रोजगार पा रहे हैं। देश के सकल मूल्यवर्धन में इनका योगदान करीब 17% है। सरकार अन्नदाता की आय बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ की अवधारणा भी इसी कोशिश का नतीजा है। इस योजना के तहत बहुत सारे किसान समूह बनाकर खेती करते हैं और अपनी फसल सामूहिक रूप से बेचते हैं। इसी को एफपीओ कहते हैं। खास तौर से छोटे और सीमांत किसानों के अलावा भूमिहीन काश्तकार भी एफपीओ का हिस्सा हो सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य निवेश, प्रौद्योगिकी और आदान के अलावा बाजार तक किसानों की पहुंच में सुधार करना है। भारत सरकार 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन की स्कीम चला रही है। सरकारी एजेंसियां अलग अलग राज्यों में एफपीओ का पंजीयन भी कर रही हैं। 2020 और 21 के दौरान 2200 से भी अधिक एफपीओ उत्पादक क्लस्टर आवंटित किए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार किसानों और एफपीओ के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों की ओर से एफपीओ को 5 साल की अवधि के लिए व्यावसायिक हैंड होल्डिंग समर्थन प्रदान किया जा रहा है। हर एफपीओ को 3 साल के लिए 18 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये रकम कर्मचारियों के वेतन, पंजीकरण, भवन किराया, उपयोगिता शुल्क, मामूली उपकरण लागत, यात्रा और दूसरे खर्चों के लिए है। इतना ही नहीं, एफपीओ के हर किसान सदस्य को 2,000 रुपए इक्विटी अनुदान के रूप में देने का भी प्रावधान है, लेकिन प्रति एफपीओ ये रकम 15 लाख से ज्यादा नहीं होगी। एफपीओ को 2 करोड़ रुपए की बैंक योग परियोजना के लिए 75% तक का क्रेडिट गारंटी कवर दिया जाएगा।
जबकि 1 करोड़ रुपए की बैंक योग्य परियोजना के लिए 85% तक क्रेडिट गारंटी कवर की सहायता प्रदान की जाएगी। इस पूरी स्कीम के लिए 6,865 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। तो जाना आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से जो एफपीओ हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं और कितना एक लक्ष्य रखा गया है 10,000 एफपीओ का, और उसी कड़ी में हम मान सकते हैं कि अलग अलग एफपीओ जो हैं वो लगातार बनते चले जा रहे हैं। जो और किसान हैं हमारे साथ, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, और यहाँ हमारे साथ एक जो उम्रदराज किसान है यानी अनुभवी किसान जो हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या बदलाव लगता है अगर एफपीओ की हम बात करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं एक बार। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम धर्मवीर है सर। धर्मवीर जी, आपसे हम अभी, क्योंकि एफपीओ जो है अब हम देखते हैं चलन इसका शुरू हुआ, अब किसान जो है इससे जुड़ने लगे हैं, पहले क्या स्थिति रहती थी या किस तरह की समस्या आती थी किसानों को? मैं 3 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से हूँ जी, और आप 3 एफपीओ से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, और बहुत अच्छा एफपीओ चल रहा है। हमारे पास 417 सदस्य मेंबर हैं जी फिलहाल। लेकिन जब एफपीओ नहीं था तब किस तरह की दिक्कतें रहती उसमें हैं? और आज में बहुत बड़ा अंतर है जी। हम दूध का काम करते हैं। जब तो दूधिया को दूध देते थे, रेट ही नहीं देता था, भाव नहीं मिल पाता था। अब हम खुद दूध का कलेक्शन करके और मार्केटिंग की सप्लाई कर रहे हैं। खुद से आप करते हैं? खुद आप करते हैं जी, यानी तो उसमें अच्छा मुनाफा होता है। सरकार का भी कहना यही था कि अब किसान जो है खुद बाजार में पहुंचे, बिचौलियों से दूर रहे और खुद ही जो एक पूरा लाभ है, मुनाफा है, वो ले पाए। हाँ, वो दूध का काम कर रहे हैं, साथ खोआ और पनीर का भी काम कर रहे हैं। खोया और पनीर का भी आप करते हैं? शादी हुआ के टाइम पे जी। अच्छी मतलब बिक्री होती है जी, और अच्छा मुनाफा आता है। बिल्कुल, क्योंकि अब एक के साथ 2 या 3 काम शुरू हम कर देते हैं, प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इन कामों से जो रोजगार है वो भी आता है कहीं ना कहीं, जो युवा जुड़ते हैं? बहुत अच्छा आता है और बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है। पहले के अपेक्षा आज बहुत ज्यादा कमाई हो रही है, और जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो दूध देते भी हैं और जो उनको जरूरत पड़ती है वो लेते भी हैं। जी बिल्कुल, यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार लेते भी हैं। बहुत अच्छा हो रहा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, किसान हमारे वो विशेषज्ञ हैं जो लगातार अपने अनुभव के बलबूते आगे बढ़ते हैं और किस तरह का अनुभव रहता है उससे लगातार कुछ सीखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हम भी यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, एक और हमारे साथ यहाँ पर युवा है, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। दिनेश चौहान जी, दिनेश, माहौली गाँव से। एफपीओ की हमने अभी तक फायदे यहाँ पर जो किसान हैं उनसे जाने, आपको क्या लगता है या आपने कब सोचा कि जो एफपीओ है इससे हमें जुड़ना चाहिए? मेरा प्लान लगभग जब से मैंने सोच संभाली है, मेरा विचार था कि हम एक ऐसा समूह बनाएं जिससे कि हम अपना किसानों का फायदा करा सकें। फिर मैंने 6-7 साल मेहनत की इसके पीछे जी। मेरे मुलाकात नाबार्ड के एक अधिकारी विनय कुमार त्रिपाठी से हुई थी। उनके माध्यम से हमारा जो एफपीओ गठित हुआ है जी, इससे हमारे एफपीओ से लगभग 400-450 मेंबर जुड़े हुए हैं। मेंबर जोड़ने का उद्देश्य यही था कि हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, बीज से लेकर बाजार तक हम सारी सुविधाएं दे सकें जी। और साथ में हम जो पैदा करते हैं जैसे गेहूं है, धान है, उनको प्रोसेसिंग करके उनका हम उत्पाद बना के मार्केट में ले जा सकें जी, जिससे कि किसान ज़्यादा लाभ उठा सके। ये हमारा उद्देश्य था। यानी बीज से लेके बाजार तक अगर हम बात करते हैं तो एफपीओ है एक महत्वपूर्ण कड़ी जो किसान को आगे बढ़ा सकता है। हाँ, यस। चलिए, बिल्कुल। इसमें हमने अभी जो धान की है उसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसको हमें छोड़कर हम अगर ओरा मिशन के तहत जी हमें एक औषधीय पौधे हैं, लेमन ग्रास है, पेपरमेंट है, जेरेनियम है, इनके ओर बढ़ रहे हैं जी। लगभग हमारे 10 एकड़ ज़मीन में हमारा लेमन ग्रास का उत्पादन हो रहा है जी, और यूनिट लगी हुई है। लेकिन जो आपके क्षेत्र की बात की जाए तो अमूमन धान या गन्ने की यहाँ खेती होती थी, कुछ सब्जियों की भी खेती करते हैं, लेकिन इन सब से अलग अब जो इस तरह की फसलें हैं इनका चयन किया जा रहा है, प्रसंस्करण की तरफ किसान आगे बढ़ रहे हैं। यस, अब मेंथा के लिए लगभग 25 फार्म सेलेक्ट हो गए हैं, फार्म भरवा दिए किसानों ने, जो गेहूं की फसल के काटने के बाद तुरंत उनकी बिजाई होगी। ये 3 महीने की फसल है, गेहूं और धान के बीच की, जो हम मुनाफा ले सकते हैं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं मुनाफा आपको मिल पाए, बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए किस तरीके से जो मुनाफा है वो लेने की कोशिश की यहाँ पर की जा रही है और इसके ज़रिए हमारे जो किसान हैं काफ़ी लाभ उनको मिलता है, लेकिन कैसे जो लाभ है इसको और ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं ये हम जान लेंगे। मैं चाहूँगा आप एक बार खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम श्री राम शर्मा है जी, माहौली गाँव से हूँ जी। श्रीराम जी, क्या कहना चाहेंगे जो किसान उत्पादक संगठन है या किसान इकट्ठा होकर जब काम करते हैं तो कैसा लगता है? हमें इससे बहुत फायदा मिला है, लेकिन आजकल को सरकार में भी कोई इंस्पेक्टरी राज ऐसा है जी जो कि इसको में भी मात देते हैं। अभी हमारे भतीजा रामदास ने
आपने लाइसेंस दिया था यूरिया का जी, उसमें भी चंदा मांग रहे, वो भी नहीं बेचने दिया। यानी वहाँ भी कुछ दिक्कतें आती हैं। हाँ, दिक्कत आई है तो चंदा दो, नहीं दुकान बंद करो, नहीं चालान कटेगा आपका। यानी यहाँ बदलाव की आवश्यकता है अभी। यहाँ बहुत बदलाव की आवश्यकता है, इनको भी बदलना चाहिए। हाँ। चलिए, बाकी बहुत फायदे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, बिल्कुल। और यही देखिए बदलाव जो है वो हम यहाँ देखते हैं। लेकिन अमूमन जो किसानों ने जानकारी दी कि नाबार्ड की अगर बात की जाए या हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी बात की जाए, वो पूरी जानकारी उन तक पहुँचाते हैं। और ये कोई ऐसी कहानी आपको नहीं बता रहे, बल्कि जो असल सच्चाई हमारे किसानों ने आपको अभी तक बताई थी वही हम यहाँ पर लगातार उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं, जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और खासतौर से जब नाबार्ड की बात की जाती है, एक ऐसी संस्था जो कि लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, फिर चाहे FPO की ही बात कर ली जाए या अलग अलग जो योजनाएं चलती हैं उनको कैसे किसानों तक पहुंचाया जा सकता है। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। अलग अलग जो योजनाएं चलती हैं उनको कैसे किसानों तक पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में और हम जानकारी लेते हैं। विनय जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बेसिकली पलवल में हमने 5 किसान उत्पादक संगठन प्रमोट किए हैं और आप जैसा जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ के जो किसान हैं ज़्यादातर सीमांत और लघु किसान हैं जिनकी 2 हेक्टेयर से कम ज़मीनें हैं। और ऐसे किसान आजकल जो इनपुट की कास्ट बढ़ती जा रही है वो उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमने एक FPO का, जो कि भारत सरकार का भी फोकस है और राज्य सरकारें भी इसको प्रमोट कर रही हैं, तो FPOs बेसिकली सेल्फ प्रमोटेड भी हो सकते हैं, राज्य सरकारें भी कर रही हैं और केंद्र सरकार ने भी अभी 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। किसानों का कैसा रुझान नजर आता है? किसान काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और क्योंकि उनके फायदे की बात है। जब तक हम उनके फायदे नहीं बता पाएंगे कि इससे उनको होने वाला लाभ क्या होगा, तब तक किसान संगठन के अंदर नहीं आएंगे। तो हमें कहीं न कहीं ये प्रमोट करने की जरूरत है कि FPOs के फायदे किसानों के लिए क्या है और किसान इसको कैसे लाभान्वित इससे हो सकते हैं। तो इसमें चूंकि इस परिकल्पना ऐसी की गई है कि किसानों को संगठित किया जाए और एक बिजनेस, इस तरीके की बिजनेस एक्टिविटी अगर करनी है तो किसी न किसी एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे कंपनी एक्ट में हो या सोसाइटी एक्ट में, उनके संगठन को रजिस्टर करने की होती है, जिससे कुछ एग्रीमेंट
वगैरह की, क्योंकि लीगल एंटिटी होना जरूरी है अगर कोई बिजनेस का काम करते हैं। तो इसलिए हम इनको किसी अपने हमने जो नाबार्ड ने पलवल में 5 किसान उत्पादक संगठन बनाए हैं, उसमें हम कंपनी एक्ट में 5 किसान उत्पादक संगठन को रजिस्टर करवाया हुआ है। और बेसिकली जो परिकल्पना एफपीओ के माध्यम से किसानों को पहुंचाने की है, उसी पर हम फोकस कर रहे हैं। और जैसा आपने अभी चर्चा में किसानों से देखा भी है, तो जो मुख्य रूप से किसानों की समस्या होती है वो इनपुट की होती है। एक तो क्वालिटी इनपुट होना चाहिए, दूसरे सस्ते दर पर मिलना चाहिए। एफपीओ के जरिए एफपीओ का कंसेप्ट ही यही था कि हम किसान को बाजार तक पहुंचा पाएं। किसान को जो उत्पाद है, आप वहां उसकी कीमत देखेंगे तो कम है, लेकिन आप मंडी में जाके देखेंगे तो उसका उस प्रोड्यूस की कीमत ज्यादा है। तो इस बीज को जो बिचौलिए के माध्यम से या कहीं प्रोसेसिंग में नहीं किसानों को फायदा मिल पा रहा है, तो किसानों को बिजनेस के तौर पर उसको प्रोसेस करके और मंडी तक पहुंचाएं, जिससे बीज का फायदा उन्हें मिल पाए और सही दाम उनको किसानों को मिल पाए। तो ये हमारा प्रयास है और हम इस प्रयास में काफी तक सफल भी हुए हैं कि हमारे 5 किसान उत्पादक संगठन इस कार्य को कर रहे हैं और इससे अपने मेंबरों को फायदा, किसान जो मेंबर जुड़े हुए हैं उनको फायदा मिल रहा है। चलिए किसानों से और हम जानकारी ले लेते हैं, बैठ सकते हैं आप। तो देखिए कैसे किसान जो है वो एक व्यापारी के रूप में, एक बिजनेसमैन के रूप में आगे पहुंच रहे हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, एक बार अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है। जी धीरेन्द्र जी, आपको क्या लगता है, जैसे कि अभी विनय जी ने कहा कि एक जो किसान है अब वो एक बिजनेसमैन के रूप में विकसित हो रहा है, कितने सहमत आप इस बिल्कुल बात से? सर, हम सर की बात से 100% सहमत हैं। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि किसान को ना तो मार्केट का पता होता है, ना उसको अपने प्रोड्यूस को कैसे आगे सेल करना है या उसको कैसे अपना मुनाफा कमाना है। जी तो हमें ये चीज़ें सर ने बहुत अच्छे से बताई, उसके साथ हमने अपने किसानों को बैठाया। किसानों को जैसे ही ये चीज़ें पता चली, उनको संगठित करके उसके बाद जितना भी हमारा प्रोड्यूस इकट्ठा होता है उसको या तो हम प्रोसेसिंग में ले जाते हैं या फिर हम उसको डायरेक्ट मंडी में सेल करते हैं। प्रिय, अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए किसान को सीधे तौर पर कैसे फ़ायदा मिल रहा है, और ये फ़ायदा सिर्फ ऐसे नहीं कि हम आपको बता रहे हैं कि जो यहाँ पर हमारे साथ किसान पहली या दूसरी पंक्ति में मौजूद हैं उनको हो पाया है, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि पिछले छोर तक जो आपको किसान नज़र आ रहे हैं उन तक पहुँचें और उनसे भी जानने की कोशिश करें कि कैसे उनको फ़ायदा मिल सकता है एफपीओ से जुड़ के। जो यहाँ किसान हैं इनसे तो हमने बातचीत की, लेकिन पीछे चलते हैं। जो किसान है, युवा किसान मुझे नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी मुस्कान भी उनके चेहरे पर है, शायद उम्मीद कर रहे हैं कि हम उनके पास पहुंचे। सर, मेरा नाम श्याम शर्मा है। जी श्याम जी, जानना चाहेंगे अगर एफपीओ की बात करें, आपको क्या लगता है किसान को कितना फायदा हो सकता है, और खासतौर जो युवा हैं हमारे? देखो सर, जैसे कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है एफपीओज की कि जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इकट्ठे हों। जी, जिस प्राचीन काल से कहते आते हैं कि यूनियन स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। बिल्कुल। अगर जब हम इकट्ठे होकर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे या फिर उसका मार्केटिंग करेंगे तो उसका जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा किसान को ही होगा। जी, क्योंकि जो बिचौलिए होते हैं, हम अपनी फसल पैदा करते हैं, उसको मार्केट ले जाते हैं, मार्केट से पहले बिचौलिए हमसे खरीद लेते हैं, हमारे 10 रुपये के माल को वो 50 रुपये में बेचते हैं। जी, तो उसका जो बीच का डिफरेंस है वो जिम्मेदार से तो कट गया, तो इसका नुकसान फिर जिम्मेदार को भुगतना पड़ता है। हम अपने माल को खुद पैदा करेंगे, फिर उसकी मार्केटिंग खुद करेंगे, तो उसका जो बीच का डिफरेंस है वो जिम्मेदार को मिलेगा, उससे उसका प्रोत्साहन बढ़ेगा, उससे इनकम बढ़ेगी, यानी मुनाफा बढ़ रहा है, मुनाफा आमदनी बढ़ेगा, बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ेगी। चलिए शुक्रिया इस बताने के लिए। और एक मंत्र इन्होंने बताया कि एकता में शक्ति होती है, हम ये सभी जानते हैं, लेकिन कैसे इसके जरिए और लाभ हमें मिल सकता है। लेकिन जब तक हमारे किसान इकट्ठा होते हैं या एक साथ आते हैं, वहाँ पर कई तरह की चुनौतियाँ भी रहती हैं, और वहाँ पर हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी भी कोशिश यही रहती है कि वो लगातार सारी जानकारी उन तक पहुँचाएँ। हमारे साथ जो यहाँ कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर JPS जबाज, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे यहाँ कोशिश की जा रही थी, इस पर हम इनसे जानकारी लेंगे। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो गांव माहौली है, इस गांव में हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि किसान जो बीज के लिए आश्रित रहता है और अच्छे किस्म के बीज उसको नहीं मिल पाते हैं, और अच्छी किस्म के बीज लेने के लिए उसको जगह जगह घूमना पड़ता है, तो हम ये चाहते हैं किसान स्वयं बीज उत्पादक क्यों ना बने। और ये जो माहौली जो बीज उत्पादक कंपनी है, इनको हमने नई नई किस्म के बीज, खासकर धान के, गेहूं के और कुछ सब्जियों के उपलब्ध करवाए, और इनको बीज बनाने की हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जिससे कि बीज उत्पादक बन सके। और पलवल जिले की जो भी बीज की मांग है, खासकर नई किस्मों के बीज की मांग है, वो किसान स्वयं पूरा कर सके और किसान को अपनी फसल से ज्यादा पैसा मिल सके। तो उसके लिए हमें इनमें काफी जोर दिया है। इसके साथ साथ में जो किसान है वो कंपनी तो बना लेता है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस प्लान है, जो उसका मेन स्टे है,
वो बनाने में उसको काफ़ी दिक्कत होती है। तो बिजनेस प्लान कैसा होना चाहिए, कंपनी को कैसे चलाना है, कंपनी के चलाने में क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं, कैसे उनको शॉर्ट आउट करना है और किसानों को कैसे जोड़ना है, और जो हमारा लाभ आ रहा है उस लाभ को हम आपस में कैसे बांटेंगे, और साथ साथ में जो ऐसे किसान हैं जिनके पास से काफ़ी संसाधन नहीं है, जो संसाधनहीन किसान है, उनको भी हम कैसे जोड़ें। क्योंकि गांव की मुख्य जो समस्या होती है कि किसानों को ना तो अच्छा बीज मिलता है, ना समय पे अच्छा खाद मिल पाता है, और समय समय पे जो बीमारी और कीड़े आते हैं उनके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो हम ये चाहते हैं कि किसान को जानकारी भी मिले और जानकारी के साथ साथ में किसान को सशक्त किया जाए कि वो अपना खुद जो प्रोसेसिंग है, वैल्यू एडिशन वो कैसे करे। क्योंकि अगर हम गेहूं की बिक्री गेहूं के तौर पे करते हैं तो पैसा 21 रुपए मिला, लेकिन गेहूं का अगर हमने दलिया बना दिया, सूजी बना दी और प्रॉपर पैक कर दिया, उसको प्रॉपर प्रेजेंट किया, तो वो 50-60 रुपए किलो का हो जाता है। तो हमारा इंटरेस्ट ये है कि जो गाँव की ऐसी भी औरतें हैं जिनके जो दूसरा काम नहीं कर सकती हैं वो इस काम को करे। इसके साथ साथ गाँव में बहुत सारे नूडल्स हैं वो बनाए जा सकते हैं, उनकी हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और साथ साथ में जो सब्जी उत्पादन होता है तो कई बार सब्जियों के भाव गिर जाते हैं, तो सब्जी की क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, क्या क्या वैल्यूएशन हो सकता है, कैसे उसको पैक करके बिक्री की जा सकती है, इसके बारे में भी वो भी हम इसमें जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ में महिलाओं को भी कैसे संगठित किया जाए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, वो भी हमारा प्रयास है। क्योंकि जब तक हम पूरे मिलकर काम नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। एक खास बात यह है मुकुल जी कि आपने देखा होगा गाँव में गंदगी बहुत होती है। अभी आप यहाँ भी देख रहे हैं कि उपले हैं, इधर सब चीजें हैं, तो हम ये चाहते हैं गांव स्वच्छ बने। और ये जो गंदगी नहीं है ये संसाधन है, हम इसको वेस्ट टू वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए हम किसानों को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि हमारे जितने भी गांव हैं और खासकर माहौली गांव हैं, इसमें जो भी किसान 2 या 2 से अधिक पशु रखता है उसके घर में बायोगैस प्लांट होना चाहिए। अगर वो बायोगैस प्लांट बनाता है तो एक तो उनको स्वच्छ गैस मिल जाएगी और साथ साथ में जो खाद मिलेगा उसके बहुत ही फायदे होते हैं। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज सरकार काफी जोर दे रही है और अब तो हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और साथ साथ में जो सरकार की कोशिश है कि हम एक नए किस्म के जो उदाहरण पेश करें जो और किसानों के लिए उदाहरण हो सके, तो उसी प्रक्रिया में हमने इस माहौली गाँव को अडॉप्ट किया हुआ है। और हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे प्रोड्यूसर कंपनी 5 कंपनी जो पलवल की हैं, ये देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में इनका नाम हो और एक अच्छी किस्म की चलाने का प्रयास कर हम इसको कोशिश कर रहे हैं। जरूर हो पाए कोशिश पूरी। कुछ उदाहरण जो है हमें और लेने किसानों से, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। और देखिए अमूमन ये होता है कि किसान को अपना एक लंबा सफर तय करना पड़ता है खेत से बाजार तक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। जैसा हमने आपको दिखाया शुरुआत में ही, हमने कोशिश की कि हर एक बात को अच्छे से समझें। और जब एफपीओ के फायदे की बात कही जाती है तो हमने ये सफ़र जो है शुरू किया बाज़ार से, यानी जो किसानों की जिस तरीके की हम कह सकते हैं कि कैसे उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हुई, क्या उनको फ़ायदा मिला। और बाज़ार के बाद से हम पहुँचे उनके खेत पर, यानी इस गाँव में, इस चौपाल पर, जहाँ वो असल में कहानी बता रहे हैं कि पहले जो सफ़र था वो उल्टा नज़र आता था, यानी खेत से बाज़ार तक बड़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन अब देखिए, अब सब जो हैं वो बाज़ार से खेत पर पहुंच रहे हैं। और इसमें सरकार का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अलग अलग जो योजनाएं हैं, कोशिश यही की गई सारी योजनाओं का जो लाभ है किसानों को मिल पाए, और उसमें एफपीओ काफ़ी मददगार, जिनका अच्छा भविष्य जो है वो सीधे तौर पर नजर आता है। फिलहाल और जो किसान हैं इनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं एक बार। जी, अपना नाम बता दीजिए। मैं मनोज कुमार। मनोज जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर किसान उत्पादक संगठन की हम बात करते हैं तो युवा जो है उनकी एक शिकायत रहती थी कि रोज़गार नहीं मिल पा रहा, क्या इससे जुड़ के रोज़गार जो है अब हम दूसरों को भी दे सकते हैं? यानी अगर युवा अगर खेती करें हैं तो उसे खुद की तो ज़रूरतें पूरी होंगी, पर अगर वो औषधीय से, भाई साहब ने भी बात की, इससे औषधीय से पौधे करें
तो यानी पारंपरिक फसलों को ना करके जो औषधीय फसलें हैं उनकी खेती उनमें ज़्यादा मुनाफा होगा और अपनी जो ज़रूरत है वो पूरेंगे। अगर और भी उसके साथ में ये कृषि करें जी तो उन्हें भी अपना रोजगार मिलेगा और लाभ यानी मिल सकता है। चलिए शुक्रिया, बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए अब जो किसान है वो जान चुका है कि उसकी बेहतरी किसी में है, और जो किसान उत्पादक संगठन है इससे ज़्यादा बेहतर शायद किसानों को कुछ नज़र नहीं आता होगा। थोड़ा सा पीछे का रुख कर लेते हैं, और भी किसान हैं उनसे हम जानकारी लेंगे यहाँ पर। मैं चाहूँगा आप एक बार खड़े हो जाएँ जी, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए हमारे पास। अपना नाम बता दीजिए। मानवीर सिंह जी। मानवीर जी, किसान उत्पादक संगठन जितनी हमने जानकारी ली, बताया गया कि जो फायदा हो जाता है वो सभी किसानों में इकट्ठा बढ़ भी जाता है, जिससे काफ़ी फायदा होता है। हाँ जी। तो आप जुड़े हुए हैं किसी? हाँ जी, जुड़े हुए हैं इसी संस्था से। जी, कितना फायदा आपको लगता है होता है? ऐसा जी, मुझे पहले से अब 20% 30% हर साल मुनाफा होता है जी। पहले मेरी इनकम 20-25 हज़ार, अब उससे 40 हज़ार हो गई है जी, क्योंकि मैं खेती के साथ साथ और जैसे पशुपालन भी मैं उसके साथ दूध भी बेचता हूँ जी, और सब्जी भी लगाता हूँ अपने उसके हिसाब से मेरा घर का खर्च चलता है जी। तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि जो दूसरे किसान हैं वो बोलें कि हमें ज़्यादा मुनाफा मिलना चाहिए? नहीं, सबका शेयर बराबर होता है इसमें। ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है? ये जितना जो काम करेगा उसके हिसाब से कमेटी बनी हुई है, सबको बराबर दिया जाता है जी। तो उसकी भी निगरानी कोई करते हैं? हाँ, ये कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो निगरानी करते हैं इसकी। तो पूरा सब पारदर्शिता तरीके से सब हो रहा है? सब हो रहा है जी। कुछ इसमें आपको लगता है कुछ बदलाव और होना चाहिए किसी तरह का? नहीं, बदलाव नहीं, सब टाइम पर बीज खाद मिल रहे हैं, दवाई मिल रही है जी, तो समय समय पर जानकारी मिल रही है हमें जी, कौन सा बीज बोना है, कौन सी दवाई है। पहले नहीं मिल पाता, पहले नहीं मिलती थी। किसान को जब मुनाफा होता है और वो उसका देखिए, जब हम कहते हैं कि सभी किसान जो है उनको पूरा उतना ही मुनाफा मिलना चाहिए, जैसा उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित हो जाता है, लेकिन कैसे ये सुनिश्चित हो सकता है? और जब बात करते हैं हम, जो कमेटी की बात कही जाती है, कैसे निगरानी रखी जाती है या कैसे पारदर्शिता जो है वो आ सकती है, ये हम जानना चाहेंगे विनय जी आपसे, किस तरीके से जो पूरी प्रणाली है वो काम करती है? बेसिकली किसान उत्पादक संगठन चूंकि एक लीगल एंटिटी है, तो या तो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है या सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, और बहुत सारे हमें रिटर्न उसमें एफपीओज को देने पड़ते हैं और सभी के चूंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने हुए हैं, सीईओज हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशन हम कंपनी एक्ट में फॉलो करते हैं। तो उसमें शेयर मनी है, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो एफपीओ के बैंक अकाउंट के द्वारा होते हैं। 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो भी जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो उसकी निगरानी करते हैं, और हमारी एजीएम होती है, उसमें भी सभी मेंबर्स को हम इनवाइट करते हैं, और टाइम टाइम पर हम मेंबर्स के साथ एफपीओ के पदाधिकारीगण सलाह मशविरा करते रहते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इस तरीके से हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि एक ही अकाउंट है और वो पूरा ऑडिट होता है सीए से, तो उसमें कोई भ्रम नहीं होता है जी। लेकिन अगर देखा जाए, सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास एक दूसरे पर। तो क्या शुरुआत में कुछ चुनौतियां भी आपको लगी कि जो किसान है एक साथ काम कर रहे हैं, कैसे विश्वास आए? विश्वास देखिए, ज़्यादातर एफपीओ चूँकि एक 5-7-8 गांव के लोग किसान ही इसके मेंबर होते हैं, चूँकि और जो पदाधिकारी हैं वो भी उसी गांव के हैं, तो विश्वास की बात कम होती है। बात ये होती है कि उनके फ़ायदे कितने होंगे। जब तक किसी का फ़ायदा नहीं पता होगा कि हमें इस कंपनी एक्ट से क्या फ़ायदा हो, इस कंपनी से, तो वो जुड़ना नहीं चाहते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं फोकस उनके फ़ायदे पर बताने की होती है, विश्वास की ज़्यादा समस्या नहीं होती है। चलिए, बिल्कुल दोबारा आपका रुख हम करेंगे, लेकिन जैसा आपने कहा कि कोशिश यही है कि ज़्यादा जो फ़ायदा है वो किसानों को कैसे मिल रहा है। कुछ और किसान हैं उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक जो किसान हैं उन्होंने ये फ़ायदा लिया भी है, और उस फ़ायदे के साथ साथ कैसे हमारे जो किसान हैं और ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, ये हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम मोहन है जी, मैं लीकी से हूँ। मोहन जी, आप एफपीओ से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं आज पहली बार आया हूँ इसमें जी। और इससे पहले सुना आपने कभी? हाँ जी, मैंने सुना था और इन्होंने मुझे बताया था। हमारी जो आज पापा ने किसी ने भी खेती की है वो आज तक गेहूँ या ईख की या धान की है जी। इन्होंने मुझे बताया एक पेपरमेंट के बारे में, खेती के बारे में, और दूसरी खेती के बारे में बताया। तो मेरी इच्छा हुई एक खेती को क्यों ना बदला जाए और उसके माध्यम से और ज़्यादा अधिक पैदावार ली जाए और मुनाफा भी लिया जाए। यानी मुनाफे की खेती जो है वो हो सकती है जी। इस वजह से मैं आज इस मीटिंग में आया। हाँ जी। चलिए, बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए, अब जो हमारे किसान हैं वो जुड़ रहे हैं एफपीओ से, क्योंकि अब उन्हें करनी है मुनाफे की खेती। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं माहौली गांव की, तो हमने जाना किस तरह का माहौल है एफपीओ को लेकर, और वाकई इस बात में हकीकत है कि अगर किसान एक किसान से दूसरे किसान जुड़ेंगे तो एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 भी हो सकते हैं, और इस तरीके से इनका जो मुनाफा है वो भी बढ़ सकता है। उम्मीद हम यही करते हैं कि तमाम किसान जो हैं जल्द से जल्द एफपीओ से जुड़ें, लक्ष्य भी पूरा हो और इस देश का किसान जो है वो जल्द ही आत्मनिर्भर बन पाए। फिलहाल आज के लिए चौपाल चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। वेस्ट इंडीज की टीम को दी शिकस्त, अब बारी श्रीलंकाई टीम की। टीम इंडिया तैयार है अपने अगले मिशन के लिए। देखिए 3 मैचों की T20 सीरीज का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हिंदुस्तान के हर छोर पर हाथों का हुनर तो अपनी खूबसूरती बिखेरता है। हिंदुस्तान की कलाओं में इतना दम है कि ये हर किसी की नजरें अपनी ओर खींच लें। बोलती कलाओं की कशिश हिंदुस्तान के अस्तित्व को पूर्ण करती है। ओडिशा भारत का एक राज्य जिसे कभी उड़ीसा कहा जाता था। यहाँ भारतीय कला और वास्तुशिल्प की सर्वश्रेष्ठ मिसाल दिखती है। पत्थरों पर उभरी कहानियां, ताड़ पत्रों पर दिखाई देता हुनर ओडिशा का अक्स पेश करता है। ये राज्य प्रकृति की देन, संस्कृति के मेल और हाथों की कला से लबालब भरा है। और इस बीच ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य, बांसुरी का मधुर संगीत हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। वहीं इस राज्य में 4 चांद लगाता है उसकी गोद में पलता कटक, जहां कदम रखते ही मंदिर, किले, संग्रहालय नजर आते हैं। कटक का 1000 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास है। ओडिशा के सबसे पुराने शहरों में से एक रहा कटक आकर्षण का केंद्र रहा है। इसे सिल्वर सिटी के नाम से भी पुकारा जाता है। सिल्वर सिटी का नाम यूं ही नहीं दिया गया, बल्कि चांदी के तारों से जो अनमोल कार्य हस्तशिल्प कारीगरों के जरिए किए जाते हैं, उसकी बदौलत कटक सिल्वर सिटी बन गया। चांदी की बेहद पतले तारों से बनी ये कला सिल्वर फिलिग्री यानी तारकशी कहलाती है। ये बेहतरीन कला की बेजोड़ मिसाल है। सिल्वर फिलिग्री बेसिकली हाथ से नक्काशी वाले काम को कहते हैं। इसमें पतले पतले वायर्स खींच के कारीगर अपने डिज़ाइंस डालते हैं।
जैसे मान लीजिए ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग ज्वेलरी पसंद करते हैं, गिफ्ट आइटम्स, कॉरपोरेट्स वगैरह भी लेते हैं। मंदिरों में भगवान जी के गहने वगैरह, मुकुट वगैरह भी जाते हैं। तारकसी में उस्ताद ये कारीगर कला के धनी हैं। इनके हाथों का हुनर ही चांदी में 4 चांद लगा देता है। कटक के बाजारों में तारकसी की बहार दिखती है। कारीगरों के जरिए किया गया ये महीन काम बेमिसाल लगता है। तारकसी से सजी कटक की दुनिया में प्रवेश करते ही सिल्वर सिटी का सौंदर्य उभर आता है। वास्तव में ये चांदी का चमत्कार नहीं, बल्कि हस्तशिल्प कारीगरों के हाथों का वो जादू है जो चांदी को चिराग की भांति रोशन कर देते हैं। देखिए, इसका जो शुरुआत है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है 1514 में ये काम इटाली लोग भी करते थे पहले। तो उनका जो नक्काशी था, नक्काशी का मतलब है जो डिजाइन, पहले अकबर बादशाह ने उनके घर के लिए वो मार्बल का बनाया। उसको देखकर फिर इंडिया के लोग वो ऐसा मार्बल में बनाते हैं, हम लोग चांदी में बनाएंगे। फिर मंदिर वगैरह, जैसे कि हमारा पूरी मंदिर, कोणार्क, ये सब मंदिर देख के उसको जो डिजाइन सब है उसको तार में बनाने लगे। पहले तो बहुत मोटा मोटा होता था, अभी मशीन आ गया, तार पतला पतला हो रहा है। कटक में चांदी के तारों पर कला बिखेरते ये हाथ उन कारीगरों के हैं जिनके हाथों में आते ही चांदी चमकने लगती है। तारकसी की कलाकारी में माहिर इन कारीगरों की जिंदगी चांदी के चारों ओर ही घूमती है। तारकसी में समाहित इन कारीगरों की मेहनत इन खूबसूरत गहनों और वस्तुओं में साफ दिखाई देती है। तारकसी ये तो पूरा हमारा परंपरा है, पूर्व से है। तारकसी उड़ीसा का तारकसी बेस्ट, वही तारकसी हम पहला आरम्भ किया। हमारा कोई घर में नहीं होता था। 45 वर्ष हो गया काम करने, 15 वर्ष से हम काम कर रहे हैं। और नवीन बाबू भी हमको दिया है। तारकसी में अभी बनता है ये पूरी का मंदिर, ये जय गणेश जी, ओम बनता है, बाउल बनता है, जगन्नाथ गणेश, ये सब ज्यादा बनता है। ये कारीगर जानते हैं कि तारकसी का महत्व किन मायनों में बेहद खास है। ये कला हर वर्ग को लुभाती है। चांदी का तारकसी का काम करते हैं। ये कटक का मैंने इंडिया का सबसे बड़ा काम, कारीगरी का काम है। उड़ीसा कटक का 25 साल हो गए कर रहा हूँ मैं काम। देश में हमारा बस्ती में हम जो कारीगर जो काम मिलेगा वही काम करेंगे। सीखने के लिए तो काम जो उसका दिमाग में आएगा तो उसको टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा भी थोड़ा कुछ सीखने के लिए। और पूरा कारीगर बनने के लिए 4-5 साल लग जाएगा उसको। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। प्राकृतिक सुंदरता से घिरा उड़ीसा का लहलहाता वातावरण शांति की अनुभूति प्रदान करता है। संस्कृति, सभ्यता, सुंदरता का साथ साथ चलना विश्व भर के सैलानियों को उड़ीसा की तरफ मोड़ता है। कुदरती देन की बरसात के बीच कटक की खनक बेहद खास हो जाती है, खास तौर से जब यहाँ हर तरफ चांदी से सजी दुनिया इंतजार करती है। तारकसी की ये कला हाथों की कारीगरी का एक अनूठा उदाहरण पेश करती है। गले की शोभा बढ़ाता हार, हाथों की चमक दिखाता कंगन, पैरों में नजाकत पैदा करती पायल तारकसी की ही देन है। न सिर्फ तारकसी से बने आभूषण, बल्कि हैंडबैग्स, अनोखी आकृतियां, सजावट का सामान, पशु पक्षी की मूर्तियां भी कटक की उस शानो शौकत का हिस्सा हैं जिसने कटक को सिल्वर सिटी के नाम से नवाजा। वास्तव में तारकसी उड़ीसा की रग रग में समाई है। इन कारीगरों का काम
दुर्गा पूजा और काली पूजा के वक्त और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मां के पंडालों की सजावट में तारकसी कला का रंग जरूर दिखाई देता है। पूरे उड़ीसा में सबसे ज्यादा तारकसी से जुड़े कारीगर कटक में हैं। तारकसी कला को लेकर इनकी गंभीरता इनके हाथों में दिखाई देती है। इसके अलावा कारीगर जिन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं उनमें ग्रेन्युलेशन, स्नो ग्लेजिंग और कास्टिंग जैसी तकनीक शामिल हैं। 150 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये दुकान हमने 85 में शुरू की थी और पहले तो बहुत कम पूंजी से जो शुरू किए थे। समझिए पहले बहुत ट्रेडिशनल काम था ये, तो जो चीज़ एक कारीगर बना रहा है वही बना रहा था वो। उसने कुछ भी नई टेक्निक नहीं अपनाई, नया काम उसमें नहीं जोड़ा, नई डिजाइन नहीं जोड़ी। हम लोगों ने उनको नया नया सामान बनाने के लिए ड्रॉ करके दिया और कस्टमर्स भी जो भी वो अपनी डिजाइन अपने हम लोगों को दिए, तो हमने उनको जोर देके एडवांस मजदूरी बहुत ज़्यादा देके ये काम हमने उसको करवाया। चांदी के पतले तारों से बने आभूषण या अन्य वस्तुएं देखने में जितनी बेमिसाल लगती हैं, उतनी ही जटिल इसकी प्रक्रिया है। हमारा जो काम शुरू होता है पहले ड्राइंग के हिसाब से हम लोगों को तार बनाना पड़ता है। उसके बाद उसको क्या फ्लैट होगा, क्या एकदम राउंड रहेगा, तो ये सब हिसाब से पहले हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं कि एक मुकुट 1 किलो में बनेगा, तो तार कितना, पत्थर कितना, ये सब बनाकर ले आते हैं। उसको फिर तपा के नरम बना देते हैं। फिर फ्रेमिंग होता है, फ्रेमिंग के बाद सेटिंग होता है, उसके बाद फिर सोल्डिंग होता है। सोल्डिंग में चांदी और कॉपर और जिंक ये तीनों मिला के सोल्डिंग मेटल बनता है। सोल्डिंग के बाद फिर फाइलिंग होता है, फाइलिंग के बाद पॉलिश होता है। सबसे पहले कारीगर आग की लपटों में चांदी को अच्छी तरह पिघलाते हैं। चांदी को एक रॉड शेप यानी डंडानुमा आकार में डालकर पानी में ठंडा किया जाता है, ताकि पिघली हुई चांदी को एक डंडे के समान सख्त आकार मिल सके। अब इस डंडानुमा चांदी को पतला करने की बारी है। इसके लिए चांदी की स्टिक को मशीन के अंदर डाला जाता है, जिससे ये मोटा चांदी